जय जय एमबीडी साथियों। और इस मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज की इस जूम मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अनुभवी लोग इस जूम मीटिंग में बैठे हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वो पहले से लीडर हैं। बस तलाश एक सही प्लेटफार्म की थी जो जेएमबीडी ने पूरी कर दी। नाम महेश कुमार अस्थाना, सुल्तानपुर का रहने वाला। बात मैं अपनी अगर करूं तो कक्षा 8 के आगे मैं कभी पढ़ा नहीं, उसके आगे मैं स्कूल गया नहीं क्योंकि पढ़ने में मन लगा नहीं। और आज मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ इस बात को लेके कि जब देखता हूँ लोगों का 98% मार्क्स है, 99% मार्क्स है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। इतने नंबर तो हम अगर उस समय किताब देख कर भी लिखते तो शायद इतने नंबर अपने ना आते। और शुरू से मेरा अपना ये निजी तौर पे मानना है कि 90% बातें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो ज़िंदगी में काम नहीं आती, और जो बातें ज़िंदगी में काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। शिक्षा हमें ये तो सिखाती है कि हम पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा हमें नहीं दी जाती कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। और मेरा अपना ये मानना है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने काम को सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। आज वक्त के साथ कई मुहावरे बदल गए। पहले मुहावरे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज का नारा ही बदल गया है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाई में नॉर्मल थे, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कपिल देव, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ये पढ़ाई में नॉर्मल थे, लेकिन इन्होंने अपने कार्य से दुनिया में इतिहास रच दिया। और वो खाली इस वजह से रच दिया क्योंकि उनमें सीखने की ललक बनी हुई थी। आज की तारीख में अगर बात करें, क्रिकेट खिलाड़ी हैं सैम करन जी। अभी आईपीएल में पंजाब की टीम ने उनको जो है 18.5 करोड़ में खरीदा है। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे उस समय मिला जब पिताजी हमारे रिटायर हो चुके थे, घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई थी, तो एजुकेशन अपनी बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो पढ़ाई लिखाई वाला कोई काम मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी और मैं ढूंढ भी नहीं रहा था। तो उसी समय में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक अखबार की एजेंसी दिलाई अपना पैसा लगा के, और फिर हमने अखबार का काम अपना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका पैसा भी रिटर्न कर दिया। और इस अखबार को काम को मैंने लगभग 3 साल लगातार किया। और मुझे अपना अखबार लेने के लिए सुबह 3 बजे घर से निकल जाना पड़ता था क्योंकि 4 बजे प्रेस की गाड़ी आ जाती थी, और अगर समय पे आप न जाइए तो वहाँ पर आपका जो अखबार का बंडल होता था वो गायब भी हो जाता था। इसलिए 3 बजे हर हाल में घर से निकल जाना पड़ता था, आंधी हो, पानी हो,
गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, सुबह 3 बजे उठकर आपको जाना ही जाना है। चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे आंधी आ रही हो, चाहे भयंकर ठंड हो, चाहे भयंकर गर्मी हो, उसमें सुबह 3 बजे जाना ही पड़ता था। और हमारे समय में जब अखबार का काम होता था तो उस समय किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। अभी आज होली और दिवाली की छुट्टी होती है, लेकिन उस समय किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती थी। होली दिवाली प्रतिदिन अखबार आता था और प्रतिदिन अखबार लेने अपना जाना पड़ता था। और बरसात में भीग भीग कर अपना अखबार बेचना पड़ता था, क्योंकि वो बच जाता था तो अपना बहुत सारा नुकसान हो जाता था। ऐसे ही किसी तरह अपनी ज़िंदगी चल रही थी और इस काम को मैंने लगभग 3 साल किया लगातार। कहने को तो ये 3 साल छोटे से शब्द में गुजर गए, लेकिन वो 3 साल किस तरह बीते हैं ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसी रोडवेज पर एक दिन एक शख्स से मुलाकात हुई। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने ही सबसे पहले मेरा परिचय डायरेक्ट सेलिंग से कराया। और सुबह में उनसे मुलाकात हुई तो एक बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया। तो उस समय मैं अपने काम में था, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे दोपहर में आके मिलता हूँ। और दोपहर में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और जब मैं उनसे मिलने गया तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ सवाल मुझसे किए, जिनका जवाब अगर आप 100 साल बाद भी अगर आप किसी से करेंगे तो हाँ में ही मिलेगा। उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया कि चाय पीते हो, मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, कपड़ा पहनते हो। तो इन सारे सवालों का जवाब हाँ के अलावा ना तो निकल ही नहीं सकता। लेकिन मैं बैठे बैठे एक मन में एक बात सोच रहा था कि इस आदमी ने मुझे बुलाया है बिजनेस समझाने के लिए और बिजनेस बताने के लिए, और ये आदमी कह रहा है कि चाय पीते हो, मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, कपड़ा पहनते हो। ये बातें थोड़ा सा मतलब दिमाग में एक तरह से बैठ नहीं रही थी कि ये भी कोई एक सवाल है। तो मेरा जवाब हाँ में था। मैंने कहा हाँ मैं इन सारे कामों को करता हूँ। और मेरा क्या, धरती पे जो भी हैं सभी लोग चाय पीते हैं, मंजन करते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और जब तक रहेंगे तब तक इसको करेंगे। और इसके बाद अगला सवाल उन्होंने किया कि क्या इसे बंद कर सकते हो। तो मैंने सवालिया लहजे में उनसे पूछा कि क्या क्या बंद कर सकते हो। कहें हर वो काम जो आप रोज करते हो। जब उन्होंने ये सवाल मुझसे किया तो मैं काफी गौर से उनको देखने लगा और मन ही मन में उनके बारे में सोच रहा था कि यार ये कैसा आदमी है। एक तो कह रहा है कि चाय पीते हो, मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, कपड़ा पहनते हो। ये सवाल कोई पूछने की चीज है। और बाद में एक सवाल और उन्होंने कर दिया कि क्या इसे बंद कर सकते हो। ये भी मन ही मन में सोच रहा था उनके बारे में, तब तक उन्होंने एक सवाल और आगे कर दिया कि क्या इन कामों से आपको पैसा आता है। अब ये बहुत बड़ा सवाल था। सन 2003 में ये बहुत बड़ा सवाल था कि क्या इन कामों से आपको पैसा आता है। तो मुझे तो आता नहीं था, मैंने कह दिया नहीं। लेकिन मैंने फिर उनसे भी पूछा
कि क्या आपको आता है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं बड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि मुझे आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसने मुझसे ये कहा हो कि मैं चाय पीता हूँ, मंजन करता हूँ, साबुन लगाता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ, इनसे मुझे पैसा आता है। ये मुझसे किसी ने आज तक नहीं कहा था सन 2003 तक। लेकिन उन्होंने कहा कि आता है, तो मैंने कहा सर कैसे आता है? तब उन्होंने कंपनी का पूरा प्लान बताया, सारी बातें बताई, और उससे समझ में आया कि पैसा कैसे आता है। और उस दिन के बाद से फिर मैं कभी रुका नहीं, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ये सारे काम जो ये कह रहे थे वो दुनिया का हर आदमी करता है। और इसके बाद फिर जिंदगी में कभी मुझे पैसे की कमी हुई नहीं। उस काम को मैंने लगभग 10 साल किया लगातार। और उस कंपनी में मेरा अपना जो लास्ट पे आउट था वो था 1,28,972 रुपए का। फिर किन्हीं कारणों से वो कंपनी बंद हो गई। क्यों बंद हुई, अब उसके कारणों को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिलहाल उस समय कंपनी बंद हो गई। हम लोग हेड ऑफिस तक भी गए, सब कुछ था, लेकिन कहीं से भी कुछ उस तरह की जानकारी नहीं मिली। उस कंपनी के बंद होने के बाद फिर मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया और समाज सेवा की तरफ हो गया। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, वो विजय जी, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ने के नाते मेरा झुकाव थोड़ा पूजा पाठ में भी हो गया, अध्यात्म की तरफ हो गया, समाज सेवा की तरफ हो गया। फिर वहाँ भी एक लंबा समय बीता, लगभग 10 साल। और 10 साल में अध्यात्म और सामाजिक कार्यों में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मैं एक चीज की कमी बराबर महसूस कर रहा था कि हम लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन नहीं ला पा रहे। और लोग आर्थिक रूप से परेशान भी बहुत थे। और मन में एक ही बात चल रही थी कि लोगों को आर्थिक रूप से अगर मजबूत करना है तो एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है लोगों की मदद करने का, आर्थिक रूप से मजबूत करने का, समाज में मान सम्मान दिलाने का। इससे बड़ा कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। फिर 10 साल बाद पुनः मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की, जेएमबीडी के माध्यम से। और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को रोजगार भी दिलाया जा रहा है, और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत भी किया जा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मान सम्मान, रुपया, पैसा, हर चीज आपको अवेलेबल मिलेगी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है। ये अपने किसी और भी कार्य में अगर होते तो इनको उस जिले के, उस शहर के लोग भले जानते, लेकिन पूरा देश न जान रहा होता। और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जो है, पैसा तो सेकेंडरी है, नाम मान सम्मान जो इसमें मिल जाता है वो शायद कहीं नहीं मिलता। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी और कार्य को करने की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। यहाँ किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी एज में हो, अब तो खैर 18 साल उम्र निर्धारित हो गई है,
आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपकी उम्र 60 साल है तो भी कर सकते हैं, 40 साल है तो भी शुरू कर सकते हैं, 75 साल है तो भी शुरू कर सकते हैं। दुनिया के और सारे प्रोफेशन में आपको काम करने के लिए उम्र की बाध्यता है। अगर आपको टीचर बनना है तो उसकी एक उम्र है, अगर आपको सेना में जाना है तो उसकी एक उम्र है, आपको पुलिस में भर्ती होना है तो उसकी एक उम्र है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर न तो आपको किसी एजुकेशन की आवश्यकता है और न ही यहाँ पर उम्र का कोई बंधन है। आप किसी भी एज में हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आप में एक जज्बा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और दिमाग से एक बात आप निकाल दें कि कोई फेल हो गया था तो आप भी फेल हो जाएं। ऐसा कतई नहीं है दोस्त। लगातार सीखने और गलतियां न दोहराने से आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला ये व्यापार पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहा है। लोगों का व्यापार खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने किसी और का भी जीवन बदला है तो आपका भी जीवन बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। सिर्फ मरी हुई मछली ही बहाव के साथ बहती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है, और इस डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना रास्ता, अपना पे आउट आप खुद तय कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल करने का बिजनेस नहीं, बल्कि लोगों को कामयाब करने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का बिजनेस। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपका टाइम अनलिमिटेड हो जाता है तो आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाती है, और ये धीरे धीरे सबके साथ होता आया है, तो आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होगा। इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन तो किया लेकिन सीखा नहीं। आईडी तो लगवा ली लेकिन न कभी मीटिंग में आए, न कभी सीखने का प्रयास किया, कभी सीखा नहीं। ऐसे आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे समाज में, लेकिन जिन्होंने सीखा आज वो समाज में हीरो हो गए। उनको पूरे देश में लोग जानने लगे, पूरे देश में लोग पहचानने लगे, उनकी मीटिंगें लगने लगीं, उनके सेमिनार होने लगे, उनके यूट्यूब पे उनको लोग खोजने लगे। इसीलिए कहा गया है कि आदमी पैसा तो कमाना चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता। और दुनिया में 10% लोग ही अलग सोच से काम करते हैं, इसीलिए वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। इसीलिए वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। और बिजनेस में कितने भी सफल हो जाइए, धरातल पर हमेशा बने रहिए, क्योंकि जो धरातल पे बने हैं वो लगातार आगे बढ़े हैं। कहा भी गया है कि जमीन पर रहिए, आकाश में न उड़िए। इस बिजनेस में सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता बरकरार रखना बड़ी बात है। और जीवन में जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, और जो उखड़ जाता है और जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा आप बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट का इससे पहले यूज आपने किया। ना आप टाटा के मालिक से मिल सकते हो, ना बाटा के मालिक से मिल सकते हो, आप बाजार के किसी भी कंपनी के मालिक से मिल नहीं सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप इस कंपनी के मालिक से मिल सकते हैं, मीटिंग में, सेमिनार में, फोन करके भी आके आप मिल सकते हैं। और दोस्त, इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना है तो अपने व्यवहार को भी बहुत नम्र रखना पड़ेगा।
क्योंकि 2 बच्चों को पालना आसान है, हजारों लोगों की टीम को पालने में जमीन आसमान का अंतर। और हजारों लोगों की टीम अगर पालनी है तो अपने आप को बहुत नम्र रखना पड़ेगा, बहुत नम्र रखना पड़ेगा। क्योंकि आज जो आदमी पैसा बना रहा है उसकी आदतों को देखिए, और जो नहीं बना रहा है उसकी आदतों को देखिए। दोनों में आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। और खुद पर फोकस तब तक करिए जब तक दुनिया आप पर फोकस न करने लग जाए। कहा गया है कि तरक्की की दौड़ में जोर उसी का चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। बहुत सारे लोग, हम भी प्लान देते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों को आप भी देते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई हमको सब पता है, हमें मत बताओ। बिजनेस की बात थोड़ी शुरू करो तो कहते हैं कि नहीं हमको सब पता है। अरे आपको क्या पता है? आपको क्या पता है उससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरे ख्याल से हर आदमी जानता, लेकिन उठते कितने लोग? सिगरेट पीना नुकसानदायक है, लेकिन जानते सब हैं, लेकिन मानता कौन है? शराब पीने से नुकसान होता है, ये जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। तो आपके जानने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। कोडक को सब पता था, कोडक को सब पता था, मार्केट से बाहर हो गया। नोकिया, ब्लैकबेरी, मोटोरोला, इन सबको सब पता था, मार्केट से बाहर हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट से उड़ गई जिनको सब पता था। बड़े बड़े व्यापार उखड़ गए जिनको सब पता था। पता होने से दोस्त कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। 150 साल की होटल इंडस्ट्री को ओयो ने पीछे कर दिया, जिसका अपना खुद का एक भी होटल नहीं। ओला, उबर, इनकी एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन ये साल का करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। और उतना का टर्नओवर वो लोग नहीं कर पाते जो इस व्यापार इंडस्ट्री में 100-150 साल से जमे हुए हैं। फोन पे, गूगल पे, तमाम ऐसे आइडिया। तो पता होने से दोस्त कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। डाबर, हिमालय, हमदर्द, यूनिलीवर, इन सब के व्यापार को 2006 में बाबा रामदेव उड़ा ले गए। तो पता होने से दोस्त कुछ नहीं होता, किसी भी चीज में एक्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे पहले खड़े होने और सबसे बाद में खड़े होने में अंतर सिर्फ निर्णय का है। सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, और जीतेगा वही जो मैदान में खड़ा हो। आज के जमाने में भी अगर आप ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए 15 साल पढ़ना पड़ेगा और 50 लाख की पूंजी लगाकर व्यापार खड़ा करना पड़ेगा, तो आज भी आपकी सोच 1970 वाली है। आज पैसा कमाने के लिए सिर्फ आइडिया चाहिए, और इसी आइडिया की बदौलत आज अमेजन का मालिक, जिसका अपना खुद का कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज जेएमबीडी हमारे सामने है। इसको जो भी व्यक्ति 3 साल सही से, लगन से, मेहनत से, समझ से 3 साल लगातार अगर कर लेगा, तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगी। लेकिन रुकावटें भी आएंगी, आलोचना भी आएगी,
और आलोचना के बाद भी हमें को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समाज में हर परिस्थिति को बुरा बताने वाले लोग इस दुनिया में हैं। एक दादा और पोता गधा लेकर जा रहे थे, तो आगे एक चौराहे पे उनको दो लोग मिले। कहें ये कैसे लोग हैं बताओ, गधा होते हुए दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। तो इसके बाद दादाजी ने क्या किया, पोते को गधे पे बैठा दिया और आगे एक चौराहा और मिला, तो वहां पे फिर दो लोग उनसे टकरा गए। उन्होंने कहा देखो कैसा कैसा बच्चा है, देखो दादाजी पैदल चल रहे हैं, अपना गधे पे बैठा। फिर बच्चा उतर गया, दादाजी गधे पे बैठ गए। फिर आगे चौराहे पे गए तो दो दो चार लोग और मिल गए। उन्होंने कहा देखो कैसा आदमी है, जो है बच्चा पैदल चल रहा है और ये जो है गधे पे बैठा हुआ है। तो फिर दोनों लोग पैदल चलने लगे। फिर आगे चौराहे पे गए तो फिर दो लोग उनको मिल गए, कहा कि ये कैसे लोग हैं, गधे होते हुए पैदल चल रहे हैं, गधा होते हुए। फिर उन्होंने क्या किया, आगे जाके गधे को अपने ऊपर लाद लिया। फिर आगे चौराहे पे उनको कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि देखो कैसे लोग हैं, जिस गधे पर बैठा जाता है उसको अपने ऊपर लाद के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज आपकी हर परिस्थिति को बुरा बताने वाले लोग आपको मिलेंगे। सिर्फ हमारा काम है उसकी तरफ ध्यान न देना, क्योंकि संसार की चिंता हमको नहीं करनी। आलोचना के बाद भी हमको आगे बढ़ना है और सफल होना है। इस दुनिया में हर आदमी हमको आपको पैसा देने को तैयार है, अगर हम आप उसकी समस्या को हल कर दें। दुनिया में हर आदमी एक ही चीज जानना चाहता है कि मैं आपका प्रोडक्ट यूज करूंगा तो मेरा अपना क्या फायदा होगा। और आज इस जेएमबीडी के माध्यम से बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट, बहुत ही लाजवाब प्लान आज हमारे आपके बीच में है, जिसको अगर हमने दिल से और मन लगा के कर लिया तो आने वाली पीढ़ी ये जरूर कहेगी कि ये हैं हमारे जेएमबीडी वाले दादाजी। ये जरूर कहेगी। तो समाज की कोई परवाह हमको नहीं करनी है, क्योंकि उसका काम ही है कुछ ना कुछ कहना। और मेरा एक जो है, जो भी लोग इस मीटिंग में हैं, उनसे एक ही आग्रह है कि अगर आपके घर की परिस्थिति, अगर आपके घर के हालात और आप की घर की समस्याएं अगर आपको बिजनेस करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हैं, तो दुनिया का कोई भी बड़ा स्पीकर, कोई भी बड़ा लीडर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो तैयार होइए दोस्त, सन 2023 में इतिहास लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और समाज में नाम और पैसा कमाने के लिए। दिल्ली में आजाद सर ने कहा था कि पैसा तो सेकेंडरी है, इस बिजनेस में जो नाम और सम्मान मिलता है वो सबसे बड़ी बात है। तो सत्य बात है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पूरा देश जान रहा है, पहचान रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक सहयोग की भावना इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रहती है, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबको एक बात का पता है
कि मैं महाराजा तभी बनूंगा जब नीचे राजा बनाऊंगा। तो एक दूसरे का सहयोग हमेशा इस बिजनेस में बना रहता है। आप दुनिया की कोई दुकान खोलो, उसको चलाने कोई नहीं आएगा, लेकिन जेएमबीडी की दुकान आप खोलते हो तो उसके चलाने के लिए पूरे भारत के लोग अपनी लिस्टें उस शहर में निकालने का प्रयास शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में कोई नहाएगा तो पैसा बिहार में आएगा, और बिहार में कोई प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका पैसा महाराष्ट्र में जाएगा। तो दोस्तों, बातें तो बहुत है, और हमारे रुद्रशिव मिश्रा जी और बीएल पंडित जी को भी बोलना है। तो मैं एक ही चीज के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि 2023 में इतिहास रचना है, और 2023 में कामयाब होकर दिखाना है। जय जेएमबीडी। तो अब मैं आगे की मीटिंग पर शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें कही आपने। नाम रुद्रशिव मिश्रा है मेरा, और लखनऊ से ही हूँ, और यहाँ 42 साल से लगभग रह रहा हूँ। रायबरेली जिला मेरा मूल जनपद है, और पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ। करीब 4 राष्ट्रीय अखबारों में मैंने काम किया है। सीतापुर श्रावस्ती में ब्यूरो चीफ भी रहा। ये सारी बातें हर बार बताता हूँ, लेकिन कुछ साथी नए आते हैं, तो एक दस्तूर है अपने ये जो मीटिंग का, तो ये बताना रहता है कि परिचय देना एक सिस्टम रहता। इससे आगे भी जब भी कभी हम लोग कहीं मीटिंग करेंगे नई जगह, पुरानी जगह, मंच पे, तो उससे ये अपनी तारतम्यता बनी रहेगी कि हम अपना परिचय पहले दें, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो जैसा कि महेश जी ने कहा कि सुबह 3 बजे उठ के जाना पड़ता था अखबार बांटने के लिए। बंडल गायब हो जाता था, बारिश हो, ओला पड़े, चाहे जैसा हो, गर्मी हो, बारिश, हर मौसम में जाना पड़ता था। तो कमोबेश हमारा भी यही क्रम रहा, चूंकि अखबार से मैं भी जुड़ा रहा, तो थोड़ा सा उनका ज्यादा कठिन था, हमारा भी थोड़ा कठिन था, इस लिहाज से कि मैं भी रात 2 बजे आता था। शुरुआती दौर में डे नाइट ड्यूटी होती थी, लेकिन इधर लगभग 20-25 सालों से नाइट ड्यूटी ही ज्यादातर अखबारों में हो गई है। दिन की ड्यूटी जो जनरल विभाग होता है, यानी सामान्य प्रशासन है, जैसे एचआर है या सर्कुलेशन है, ऐसे लोग दिन में ड्यूटी करते हैं। बाकी जो प्रोडक्शन है, एडिटोरियल लोग हैं, ये सारे रात में ही ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम अखबार का रात में ही हो। तो मैं भी 2 बजे, ज्यादातर 2 बजे घर पहुंचता था रात के। और महेश जी, जब मैं घर पहुंचता था उस समय महेश जी अपना काम पे जाने की तैयारी करते थे। तो ये सही है, पहले छुट्टियां कम होती थी अखबारों में, लेकिन अब इस दौर में चूंकि लखनऊ से ही बिलोंग होता है, सुल्तानपुर जिला भी, जहाँ से महेश जी हैं, तो लखनऊ में जो हाकर्स हैं उनकी यूनियन बहुत मजबूत है, तो वो अपनी मांगे मनवा लेते हैं, छुट्टियां भी बढ़वा लेते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे पहले होली में 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब 2 दिन की छुट्टी होती है। दिवाली में 1 दिन की छुट्टी होती थी, अब 2 दिन की छुट्टी होती है। रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं होती थी, और रक्षाबंधन में भी छुट्टी होती है। ये सारी चीजें सुविधाएं कुछ बढ़ी हैं। तो दौर हमने भी कठिन देखा है, थोड़ा 19-20 जरूर रहा होगा, और कठिन दौर सभी के साथ आता है, कोई आसानी से नहीं आगे बढ़ पाता। सभी के साथ जितनी महिलाएं, महिला टीम है, सारी महिलाएं अपने अपने हिस्ट्री बताती हैं, तो सभी की कठिनाइयों का पता चलता है, किस दौर से गुजर के उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। और जैसा महेश जी ने कहा कि दूसरी अब कोई भी बिजनेस हो, नौकरी हो, या कोई और बिजनेस हो, या कोई और काम हो, तो कोई कोई काम तो ऐसा भी है, चाहे आप लाख कमा रहे हो, करोड़ कमा रहे हो, लेकिन कोई नहीं जानता कितना कमा रहे हो। लेकिन कोई कोई काम है जिससे हो सकता है उस शहर के लोग जानते हो, उस जिले के लोग जानते हो। अब जैसे मैं 2 जिलों में ब्यूरो चीफ रहा,
तो जितने दिन रहा उतने दिन वहां के लोग जानते थे। अभी भी जैसे कोई नाम लेता था, फला ब्यूरो चीफ थे, तो लोग जानते हैं। लेकिन उससे आगे कहीं कुछ कोई नहीं जानता है। हाँ, कभी कोई एक बाई लाइन छप गई पूरा राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसको कौन याद रखता, खबर आई गई हो गई। आजकल कौन इस तरह की चीजों को याद रखता है। तो ये सारी चीजें, जैसा महेश जी ने बताया कि अपना नेटवर्किंग बिजनेस जो है, इसमें न कोई उम्र का बंधन है, न शिक्षा का कोई बंधन है, न कोई जाति का बंधन है, कोई धर्म का बंधन है, हर वर्ग इसमें काम कर सकता है। तो बहुत अच्छा अपना सिस्टम है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत अच्छी बातें कही महेश जी ने, बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं सब बातों को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। और जो आज का विषय हमने रखा है कि शब्दों का शब्दकोश का जो है होना क्यों जरूरी है आपके पास। शब्द बहुत होने चाहिए आपको आगे बढ़ाने के लिए। शब्दों का ही है जो वो आपको आगे लेके जा सकते हैं। आज का जो दौर है बातचीत का ही दौर है। और एक हम सबसे पहले एक छोटी सी स्लाइड, एक तो खबर अभी हमने डाली थी 2 दिन पूर्व, उसको मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की। और ये कितना ये दिख रहा होगा हमें लगता है। बताइए जरा कोई हाथ हाथ उठा के कि दिख रहा है स्क्रीन पे। पिछले दफे हमने कुछ शेयर किया था लेकिन दिखा, जब मैंने बाद में वीडियो देखा तो पता चला कि वो आया ही नहीं। कुछ दिख रहा है, कोई बंधु बताए। ठीक है सर, दिख रहा है। इसका मतलब अमितवा टॉप है जो इन्होंने हैंड रेज किया है, दिख रहा है। शिवांशु जी दिख रहा है। तो इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसमें लिखा है कि देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा 1% लोगों के पास है, और यानी 99% लोगों के पास 60% है। कितना विरोधाभास है आप खुद समझ सकते हो। इसकी कुछ चीजें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे एक चीज इसमें दी गई कि वेतन में भी असमानता है। ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा है रिपोर्ट में लैंगिक असमानता के मुद्दे पर कहा गया है कि महिला श्रमिकों को एक पुरुष कर्मचारी द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपए के मुकाबले सिर्फ 63 पैसे मिलते हैं। यानी महिलाओं को 63 पैसा मिलता है, पुरुषों को 1 रुपया मिलता है। इसी तरह अनुसूचित जाति और ग्रामीण श्रमिकों को भी इस तरह से उसमें डिफरेंस है। एक चीज ये, और एक चीज जो हम लोग अक्सर मीटिंगों में कहते हैं कि हम लोग दूसरे के लिए कमाते रहे हैं। जैसे हम टाटा के लिए काम करते हैं, हम टाटा के लिए कमाते हैं। अंबानी के लिए कमाते हैं तो अंबानी के लिए हम कमाते हैं। तो इसमें एक और हम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहल ने कहा, हाशिए पर पड़े लोगों, दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाएं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक एक दुष्चक्र से पीड़ित हैं जो सबसे अमीर लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। यानी जो हम लोग काम करते हैं तो ये जो सबसे अमीर लोग हैं उनका अस्तित्व बना रहे, वो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ये इसमें लिखा रिपोर्ट में। उन्होंने कहा गरीब अधिक टैक्स देते हैं, गरीब अधिक करों का भुगतान कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट थी, हमने सोचा कि आप लोगों को शेयर किया। हालांकि मैंने उस दिन डाला था, हो सकता है किसी ने अपना रखा हो इसको सहेज के, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें अच्छी लगी तो हमने सोचा कि इसको आप सभी के बीच शेयर करें, थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी कर दें। तो ये रही एक थोड़ी स्लाइड। और जो आज का जो विषय है उस पे हम आते हैं। मित्रों, अगर बोलेंगे नहीं तो कमा नहीं पाएंगे, बल्कि जेब ढीली करेंगे। और बोलने का एक तरीका भी होना चाहिए कि क्या क्या हम बोलने वाले हैं।
तो आपके पास शब्द बहुत चुनिंदा होने चाहिए, चुन के बोलना चाहिए। जैसा दादाजी कहते हैं कि आज जो हम बोलेंगे वो भविष्य के लिए, भविष्य में वो पड़ा रहे, भविष्य की धरोहर हो जाएगा एक तरह से। क्योंकि जो हम बोलेंगे यूट्यूब पे पड़ जाता है, यूट्यूब पे पड़ जाता है तो वो वहां पे आपका पड़ा रहेगा, कितने लोग देखेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना जरूरी है। शब्दों का बैंक जरूरी क्यों है? तो मित्रों, इसी बात पे अब देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, सभी हम लोग उदाहरण देते हैं, बहुत सारे साथी भी हमारे उदाहरण देते हैं कई सारे सेलिब्रिटीज का, कि वो कितना काम कर रहे हैं आज के समय में। वो बोल बोल के ही काम कर रहे हैं, आधा सही आधा झूठा। अभी देखो, अमित सर ने एक उनका विज्ञापन डाला था, काटसूल का एक विज्ञापन वो करते हैं जाड़ा भगाने का, कि ओढ़े बैठे हुए हैं वो। तो भाई अब जाड़ा भाग जाता है काटसूल से, तो ओढ़े क्यों बैठे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, आधा सही आधा झूठ प्रचारित होता है। तो कोई अमिताभ बच्चन ही नहीं, सारा जितनी भी कंपनियां हैं सब इसी तरह से काम कर रही हैं। अब घड़ी घड़ी डिटर्जेंट वो यूज करते हैं कि नहीं करते, भगवान जाने। इसी तरह से जो हेयर ऑयल का उनका जूही चावला वाला विज्ञापन है। तो ये सारी चीजें हैं कि कोई यूज करे चाहे ना करे, लेकिन हमें बात करनी है तो वो बात करते हैं। अब आज अमिताभ जो है, उनकी जो एक दिन की कमाई लगभग 5 करोड़ होती है, यानी सालाना उनका 60 करोड़ इनकम है। और कभी वो 500 रुपए की नौकरी करते थे। तो बोल बोल के उन्होंने अपना एक्टिंग करके उन्होंने इतना शोहरत और पैसा हासिल किया है। तो हमारा ये कहना है कि जो हम सभी लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग संकोच करते हैं बोलने में। नेटवर्क मार्केटिंग तो बोलने का ही बिजनेस है, बताने का ही बिजनेस है, सीखने का ही बिजनेस है। हम सीखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो फिर सफलता इसमें मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि हमें अपनी बात कहनी ही पड़ेगी। नहीं कहेंगे तो संकोच लिए बैठे रहेंगे। जैसा अस्थाना जी ने कहा कि करोड़ों लोग जुड़ते हैं, आईडी लगा लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं है, मीटिंग में नहीं जाते, कुछ कहते नहीं किसी से, तो जैसा तैसा वो पड़ा रहता। तो हमें बोलना होगा। अब जैसे बोलने की ही बात आती है, तो बहुत बार होता है कि हम ऑफिसों में काम करते हैं, या किसी बिजनेस में हैं, या किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम काम अच्छा करते हैं, और लेकिन हम उसका श्रेय नहीं ले पाते, क्रेडिट नहीं ले पाते। होता क्या है कि हम बोल नहीं पाते अपने बॉस के सामने, उसका प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते कि हमने ऐसे से ऐसे किया, ऐसे से इतना हासिल हुआ, इतना हमने प्रॉफिट कमाया। ये सारी चीजें हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, कह नहीं पाते, बहुत सारे साथी नहीं कह पाते हैं। तो वो जो संकोच वाली प्रवृत्ति होती है, तो वो फिर आपको पीछे धकेलती है, क्योंकि हम बोल पाते नहीं हैं। तो जो चतुर होता है, जो बोलना में माहिर होता है, वो अपना उसका क्रेडिट भी ले लेता है, उसका लाभ भी ले लेता है। दोनों चीजें, क्रेडिट लेना, लाभ लेना, दोनों बातें। एक क्रेडिट मिलना, एक अलग शाबाशी मिल गई, दूसरा उसका लाभ मिल जाता है, भाई इसने ये काम किया, चलो इसको आगे बढ़ाओ। तो हमें बोलना बहुत जरूरी है। बगैर बोले काम बनेगा नहीं। अब जैसे अब आज जो अमिताभ बच्चन है, वो जो अपना ये केबीसी है, उसका 5 से 6 करोड़ रुपया एक दिन का लेते हैं, एक एपिसोड का। अब सोच सकते हो, एक एक घंटा बोलने का कार्यक्रम आता है, उसमें विज्ञापन भी आता है, तो उसका इतना पैसा लेते हैं। तो बोल बोल के उन्होंने इतना अपनी रुतबा, इतना हैसियत बना ली है कि भाई अब उनका फीस बढ़ती जा रही है। तो हमें भी बोल के अपनी हैसियत को बढ़ाना है, अच्छे शब्दों से, अपनी प्रैक्टिस से, अपने व्यवहार से हमें अपनी हैसियत बढ़ानी है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, यूट्यूब के तमाम सारे जो वीडियोज पड़े हैं, ऑडियोज पड़े हैं, उनको सुनना पड़ेगा। तभी हम अच्छे शब्दों का चयन कर पाएंगे। नहीं तो एक धर्रे पे बोलते रहने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। हमें अलग अलग चीजें निकालनी होंगी, अलग अलग चीजें बतानी होंगी। अपने जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिन प्रोडक्टों के बारे में हमें नई नई खोज करनी पड़ेगी, नई नई बातें लानी पड़ेंगी। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जो अमिताभ बच्चन का बंगला है उनका,
वो एक 100 करोड़ का है और दूसरा एक 160 करोड़ का है। एक जलसा है उनका, एक प्रतीक्षा है, 2 बंगले उनके, तो एक 100 करोड़ का, एक 60 करोड़ का। तो ये सारी चीजें ऐसे तमाम सारे जो और स्टार्स हैं, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, ये दुनिया भर के जितने भी कलाकार हैं या क्रिकेटर हैं, ये सारे के सारे जो बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन हम लोग उनके प्रभाव में आके जब वो कहते हैं टीवी पे, वही प्रोडक्ट लेके अपना यूज करने लगते हैं। तो हमारा कहना है, आप नहीं बोलोगे तो वो बोलते रहेंगे और आपकी जेब ढीली होती रहेगी। तो हमें बोलना जरूरी है। वो अपना बोलते हैं, बोलते रहें, लेकिन जब हम बोलने लगेंगे तो कम से कम हमारे घर तो जो पैसा हमारी जेब से जा रहा है वो तो नहीं जाएगा। पहले हम अपना पैसा बचावें, फिर दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। तो मित्रों, हमें पहले अपने घर पे अपने ये प्रोडक्ट लाने होंगे, जेएमबीडी के प्रोडक्ट 100% यूज करने होंगे। उसके बाद लोगों को भी यूज कराने होंगे, उनको बताना होगा, इनकी खासियत बतानी होगी। बाहर के जो प्रोडक्ट है मिलावटी, डुप्लीकेट, उस पर हमें चर्चा करनी होगी। तो शब्दों का जो है चयन बहुत खास होना चाहिए, साथ ही उसका बोलने का अंदाज भी एक हर शब्द का बोलने का तरीका अलग है। भाई आप एक ही शब्द 2-3 बार 2-3 तरह से बोल सकते हो। जैसे कोई चर्चा हो रही है तो कोई कहता है क्या बात है, शाबाशी के रूप में कोई कहता है क्या बात है, तो शाबाशी देता है। अब कोई प्रश्नवाचक किसी से पूछता है क्या बात है भाई, तो एक प्रश्नवाचक हो गया। एक और होता है, धीरे से कोई बात करता, क्या बात कर रहे हैं, तो एक संदेहास्पद हो जाता है बात, एक वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कोई कान में फुसफुसा के बात करता है, क्या बात है, धीरे से कोई फुस फुस से कहने लगा तो वो राज जानने का प्रयास करता है। तो ये तमाम सारी एक ये कला ही है, ये भी बोलने की कला है कि हम शब्दों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बोलते हैं। और जब तक उस पे जोर नहीं रहेगा, पुट नहीं रहेगा शब्दों का, किस हिसाब से हमें उसको बोलना है, तब तक उसमें जान नहीं आ पाएगी, तब तक उसका मंतव्य नहीं समझ पाएंगे लोग। और आज देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम में न जाने कितने अलग अलग तरह के तो शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के वीडियो पड़े हुए हैं। पति पत्नी अपना छोटा सा वीडियो बना के डाल दे रहे हैं 20-25 सेकंड का। और जो कभी कोई संकोच करते थे इस तरह की बातें, मतलब कैसे कैसे वीडियो डाल दे रहे हैं। तो आज अभिव्यक्ति की आजादी बढ़ी भी है और लोग उस तरह उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, उसके जरिए कमाई भी कर रहे हैं। तो हमें इसको ध्यान रखना होगा, हमें इस पे लोगों को समझाना होगा, अपनी बातों को कहना होगा। जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक हम अपना तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं। और एक छोटी सी बात याद आ रही, जैसे कोई क्लास होती है और उसमें कोई टीचर कोई प्रश्न पूछता है, जो बात कहने की बात आती है कि अब उससे कोई प्रश्न किया गया क्लास में, अब पता बहुत सारे बच्चों को होता है, लेकिन संकोच बस बच्चे बता नहीं, कहते नहीं, पता नहीं गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो हाथ नहीं खड़ा करते। अब पता चला कोई बच्चा उसने उत्तर दे दिया खड़े होके और वो उत्तर सही निकल गया, तो बहुत सारे बच्चे, अरे हमें भी तो आता था, हमने हाथ खड़ा नहीं किया। तो ये सारी बातें, जो संकोच वाली बात है वो हमें छोड़नी होगी। जब तक संकोच नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। संकोच छोड़ना होगा। जैसे नेटवर्क में ही है, हम पहले संकोच होता है कैसे हम किसी से कहेंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो जब करने लगोगे, जब बताने लगोगे, तो धीरे धीरे सब अच्छा न लगेगा सबको। अब जैसे हम अपने ही बात करते हैं कि शुरू में जैसे हम अपने ग्रुपों में कोई फोटो नहीं डालते थे, जैसे हम फेसबुक पे अपना लिंक नहीं डालते थे, तमाम सारी चीजें मैं नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे
उनको बढ़ाने लगा, एक्टिविटी बढ़ाने लगा, पहले अपने जेएमबीडी ग्रुप के साथियों में भेजने लगा, फिर और साथियों को भेजने लगा। तो आज हमारे पास ऐसे लगभग 300-400 लोगों के पास हमारे फोटो सब जाते हैं। जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ सारे ग्रुपों में भेज देता हूँ। तो उसका नतीजा क्या है कि भाई अब हमारे पास फोन आने लगे हैं। फोन मतलब जिससे मैं संपर्क नहीं करता हूँ, जिसको मैंने जेएमबीडी के विषय में नहीं भी बताया, कभी फोन नहीं किया है, वो भी हमसे फोन करके पूछता है कि भाई ये क्या चीज है, कैसे करते हैं। अभी एक सज्जन उनसे धूप बत्ती मिला था, उनको मैंने अपने ग्रुप में जोड़ रखा है, उनका फोन नंबर ले लिया था। तो उन्होंने अभी परसों फोन करके पूछा क्या क्या है तुलसी, पंच तुलसी का क्या काम है और क्या क्या चीजें हैं, ये सारा सब्जेक्ट उन्होंने सारी चीजें पूछी। इसी तरह से भी पिछले दिनों पिछले साल बल्कि हम एक सज्जन से अपनी बेटी का संबंध तय करने के लिए बात की थी। वो संबंध बना नहीं, लेकिन उनका फोन आता रहता था। अब जब उनको भी ग्रुप में जोड़ लिया तो उनका भी एक दिन अभी परसों ही उनका भी फोन आया कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे होता है। तो हमने उनको भी बताया कि सारी चीजें, उनसे मिलने की भी बात हुई। तो अभी वो चित्रकूट गए, हो सकता है लौट के आवे तो बातचीत हो। तो ये सारी चीजें जैसे हम ग्रुप में डालते हैं, फोटो डालते हैं, अपने वीडियो डालते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी चीजें होती हैं, जो अपने कंपनी के वीडियो बनते हैं, जो जूम मीटिंग होती है, उनको दूसरे ग्रुपों में शेयर करें। और जो चीजें होती हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट का फोटो डालें, उनकी रेट डालें, तमाम सारी चीजें आप डालते रहें, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लोग खुद पूछने लगेंगे धीरे धीरे करके, और आपका संकोच वैसे भी खत्म हो जाएगा जब आप लोगों के पास जाओगे। तो कभी कोई, हम तो चूंकि इतनी बड़ा एक ब्यूरो चीफ बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो वो सब छोड़ के हमने ये काम शुरू किया है। और लोगों से मिल रहे हैं। अभी देखा, आप लोगों ने देखा होगा, हमने फोटो डाली, रायबरेली गया था, वहां बहुत सारे लोगों से मिला, प्रोडक्ट दिया, सभी के फोटो डाले। तो संकोच छोड़ना होगा और बात करनी होगी, और बात अपने प्रभावी ढंग से करनी होगी। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अपनी अभी मैंने क्लास का जिक्र किया, तो एक अपने साथ हुई घटना का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। याद आ गया तो उसका। मैं कक्षा 9 में था, और क्योंकि संस्कृत विषय था हमारा एक, तो क्लास में एक तिवारी जी टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे। तो एक उन्होंने क्लास में एक शब्द दिया, सच्चिदानंद शब्द दिया था, हमको अभी भी याद है। तो उसका उन्होंने कहा कि संधि विच्छेद इसका 3 पार्ट में करना है, तो इसको संधि विच्छेद कीजिए। अब उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे, किसी ने कोई हाथ नहीं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उनका विश्वास था कि मैं बता लूंगा। तो सबसे आखिर में उन्होंने हमसे पूछा कि भाई क्या है इसका संधि विच्छेद। तो मैंने उसका संधि विच्छेद बता दिया, और सही बता दिया। हमने बताया सत प्लस चित प्लस आनंद। तो 3 पार्ट में ये संधि विच्छेद इसका किया हमने। तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की, ताली भी बजाई, और बच्चे भी थोड़ा सा आश्चर्य में हो गए कि भाई इनको कैसे आता है। तो ये चीजें होती हैं। हमें शाबाशी मिली, कुछ दिन तक उसके बदौलत काफी प्रभाव रहा हमारा क्लास में। तो ये इसका जो संधि विच्छेद है उसकी जानने की वजह भी एक थी, क्योंकि हमारे भाई भी संस्कृत पढ़ते थे और हमसे अगली क्लास में थे। तो घर में जब पढ़ते थे तो ये उन्हीं के पढ़ते समय हमको याद हो गया। तो पढ़ते जब कोई बात कहता तो वो भी याद हो जाती कहते कहते। भाई बहुत बार हमारे पिताजी कई सारे श्लोक पूजा करते समय पढ़ते थे, तो वो धीरे धीरे हमको कंठस्थ हो गया कि रोज वही चीज पढ़ते, तो धीरे धीरे मन में आता जाता, सुनते जाते, पर याद होता जाता है। तो एक सुनने की प्रक्रिया, लेकिन ये एक दौर में होता है, चूंकि बचपन होता है उस दौर, उसमें याददाश्त बहुत तेज रहती है। तो ये जो क्लास वाली बात कही कि बोलना पड़ेगा। अगर हम संकोच करते, ना कहते भाई हमें नहीं आता ही नहीं, हम डरते कि भाई अगर हम बता देंगे गलत ना हो जाए, तो और फिर मौका नहीं मिलता ना फिर हमको। तो इसलिए जो भी मौका मिले आपको उसे भुनाना है, और अपनी बात प्रभावी ढंग से कहनी है। और अभी जो मीटिंगें हुई पिछले दिनों, जैसे कल आरती जी की ग्वालियर की जो मीटिंग हुई, बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। पहली दफे उन्होंने पूरी मीटिंग होस्ट की, बहुत अच्छा लगा। और
ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली दफे बोल रही हैं, और वो स्टोर भी खोल रही, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जो अपने अनुभव बताए, बहुत अच्छा लगा उनकी मीटिंग सुन के। इसके पहले 2 दिन पूर्व जो एक मीटिंग मंगलवार को हुई थी, 18 जनवरी की मीटिंग, वो भी बहुत अच्छी थी। रामेश्वर जी, वशिष्ठ नारायण जी और एस.के. शर्मा जी की मीटिंग, वो भी बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने ये बताया कि जब रॉयल्टी आ जाएंगे तभी हम शुरू करेंगे, बोलेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। दूसरा एक चीज, मैं पिछली मीटिंग में जो मिलावट वाली बात मैं कर रहा था, मिलावटी खाद्य पदार्थों वाली बात, तो उसका एक वीडियो था, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा, पर 5-7 मिनट का है, बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं शेयर कर दूं आप सबके बीच में, तो अच्छा रहेगा। अभी नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं। तो मित्रों, आज का यही हमारा टॉपिक था, जो हमने शब्दों की बात कही। तो हमें संकोच छोड़ना होगा, और संकोच छोड़ के हमें अपनी बात कहनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, टाइम हो गया है मीटिंग का, और 9:33 हो गया है, और आज की मीटिंग हम यहीं खत्म कर रहे हैं। सभी मित्रों को जय जय एमबीडी, शुभ रात्रि।